नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचारण निशुल्क हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य क्लासेस में। 5 पेपर हो चुके हैं। 5वां पेपर भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, विचार सौंदर्य को लेकर दिया गया था। 3 पद्यांश थे। आपको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था कि अगर समय मिला तो मैं आपको 1-2 पेपर और दे दूंगा। क्योंकि बहुत से मैसेज आए हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए 15 से 20 तारीख के बीच में आपको 2 पेपर और मिल जाएंगे जिसमें भाव सौंदर्य से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। काव्य गुण, काव्य रीति, अलंकार, छंद को लेकर होंगे। आज के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के पेपर में शिक्षण विधियों के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको वो आराम से देखना है, उन्हें हल करना है। 30/30 का टारगेट पूरा करना। सरल पेपर है। अगले 3 दिन जो हैं उसमें मैं बाहर हूं बीकानेर से, इसलिए मैं शायद पेपर नहीं दे पाऊंगा और थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं घर के कार्यक्रमों में। लेकिन 15 से 20 तारीख के बीच में आपको 5-7 पेपर मिल जाएंगे। तो आप धैर्य से और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो 10 पेपर का बोला हुआ है मेरा, 10 से मैं ज्यादा ही लूंगा, कम नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब हम पेपर शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय आपका बड़ा कीमती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। स्क्रीन पर है ग्राहक, क्षार, आक या उत्साह। फटाफट आंसर दीजिए। जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी हम आगे चलेंगे। अब तक तो आंसर दे दिया होगा, ग्राहक, क्षार, आक और उत्साह। और हम जानते हैं इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा भाई? तद्भव शब्द कौन सा है? क्या ग्राहक होगा, क्या क्षार होगा, क्या उत्साह? देखिए, ग्राहक गाहक होगा, क्षार नहीं हो सकता, उत्साह नहीं होता, उत्साह होता है तद्भव। तो आक जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्क से आग बना। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, लिंग 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं? तो आंसर बिल्कुल सही, बहुत सरल प्रश्न है। कई बार जल्दबाजी में हम ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है। हमारे मॉडरेटर हैं पूजा तिवारी, उन्हें नौकरी करनी है और वो नौकरी के पीछे बहुत पागल हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको तो नौकरी करनी है, तो हम इसे नहीं को हटा भी सकते हैं। पूजा को नौकरी करनी है और वो भी टीचर बनना है। इस वाक्य में रेखांकित अंश में क्या है? कर्म कारक है। देखिए, मैंने रेखांकित करने का प्रयास किया। पूजा को नौकरी रेखांकित किया जा चुका है। कर्म है, कर्ता है, कर्म और कर्ता है, संप्रदान कारक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, कर्म और कर्ता, कर्म कारक, पूजा को नौकरी नहीं करनी। बताइए बताइए। देखिए, इसमें आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, मैं गारंटेड कह रहा हूं, इस प्रश्न में अधिकतर स्टूडेंट कर्म और कर्ता करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट कर्म और कर्ता करेंगे। शायद पहली बार आपके चारों ऑप्शन पढ़ते ही आपके दिमाग में भी यही आया होगा। यहां पर देखिए, नौकरी नहीं करनी है। मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो होगा वो कर्म ही सही होगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो ए ही सही होगा। इसे कर्म और कर्ता न कीजिएगा, क्योंकि नौकरी करना अपने आप में पूर्ण क्रिया का रूप में लेंगे हम। इस तरह नहीं लेंगे कि नौकरी भाववाचक संज्ञा, इस तरह नहीं लेंगे। जिसने बुलाया है उससे पूछिए, इस वाक्य में सह संबंधवाचक सार्वनामिक शब्द कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। ऐसा वो, मतलब कुल मिला के पूछ रहा है वाचक शब्द कौन सा है। ये यूं पूछना चाह रहा है कि भाई आखिर किस आधार पे हम ये अंदाजा लगाएं जिससे हमें यह पता चले कि मिश्र वाक्य ये कैसे है और विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य कैसे है, या फिर सह संबंध, आखिर इस वाक्य को जोड़ने वाला कौन है। तो वो शब्द देखिए, जिसने बुलाया उससे पूछिए। तो इसका राइट आंसर होगा जिसने। ठीक है, जिसने और उससे, जिसने उससे, लेकिन जिसने होगा उससे नहीं होगा। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक करवाए जा चुके हैं। ऐसे मत बोलना कि सर आपने करवाए नहीं। सारे, मेरा 1-2 टॉपिक रह गया, वो रह ही गया। जैसे पढ़ते मैंने नहीं करवाए थे। मेरा प्रयास है कि 90% से प्लस मैंने आपको सिलेबस करवा दिया है। कोई 10-1% रहा है तो रहा है, तो वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाण का पर्याय क्या है? हय, अर्ची, उर्वी, आशु। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्यायवाची मैंने आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी है टेलीग्राम पे। ठीक है, काफी मैटर मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। फिर भी कोई दिक्कत रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, अभी तक आपके पास समय है।
कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में देख पाता हूं। व्हाट्सएप मैंने पिछले 4 दिन से ऑन नहीं किया है क्योंकि समय नहीं था, घर में बड़ा व्यस्त चल रहा हूं। इसका राइट आंसर है आशुभ। बाण का पर्यायवाची क्या है? आशुभ है तो हो ही नहीं सकता, घोड़े का है ना। आमीष का विलोम शब्द क्या होगा? ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। सामीश, निरामीष, मांसाहारी, शाकाहारी। तो इसका राइट आंसर होगा सा नहीं होगा, निरामीष। राइट आंसर क्या होगा? निरामीष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। निम्न में से किस वाक्य में वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? वह जो एक सर्वनाम शब्द है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ध्यान से देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा वह पुस्तक अभी छपी है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। निम्न में से किस वाक्य में वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? यहां इसकी जगह एक क्वेश्चन मतलब आएगा, थोड़ा सा गलत मत कर देना, मेरे प्रश्न को ध्यान से समझ देना। देखिए इसको हम अगर नहीं लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हाँ, नहीं क्यों अभी देखते हैं। वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है ये पूछ रहा है, नहीं हुआ है पूछा जाएगा। वह पुस्तक अभी छपी है, इसमें तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त है क्योंकि पुस्तक की विशेषता बता रही है वह शब्द। वह लड़का शैतान है, किस लड़के की बात करें? उस लड़के की। वह यह भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वह बच्चा वह क्रिकेट खेलता है, वह नाम का व्यक्ति वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर यह वह जो है वो सर्वनाम के रूप में आया है और वह बच्चा कमजोर है। इस वाक्य में भी देखा जाए तो बच्चे की विशेषता वह है। तो तीनों के तीनों जो वाक्य हैं, पहला ए, बी और डी, इन सब में विशेषण है, लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन है इसमें जो है सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। थोड़ा सा टाइपिंग के टाइम मिस्टेक रह गई। निम्न में से किस वाक्य में वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, अन्योदर, दुरस्थ, औरस या सहोदर। सह उदर नहीं है, अन्य उदर से प्राप्त हुआ है ना, अन्योदर। देखते ही पता लग जाना चाहिए था। घड़ों पानी गिर जाना, इसका इस मुहावरे का देखिए मैंने आपको बता रखा है। मुहावरा जब आएगा तो पीछे ना लगा होगा और अगर लोकोक्ति आएगी तो पीछे ना नहीं होगा। पढ़ना, होना, खाना, इस प्रकार से ये इसमें 9 2 11 हो जाना, ये मुहावरे होते हैं। तो घड़ों पानी गिरना नहाना नहीं है, कांपना नहीं है, लज्जित होना नहीं है, सर्दी लगना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कई बार सरल पेपर को भी ध्यान से देखना चाहिए। कुछ 5 एक अच्छा मान लीजिए आप में से अधिकतर स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि सर ये पेपर बड़ा सरल बनाया आपने। चलिए मान लिया कि सरल बनाया है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मैंने सरल बनाया इसका ऐसे वैसे क्वेश्चन ले लिए, नहीं। क्वेश्चन 5 अगर टफ हुए और आपके मान लो पेपर सरल है लेकिन 5 क्वेश्चन आपके जो टफ थे वो गलत हो गए, तो फिर आपके लिए तो पेपर टफ ही हुआ ना। फिर आपके लिए तो पेपर टफ हुआ। सरल तो तब कहा जाए जब 30/30 सही हो जाए। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? रैली में लाखों लोग पहुंचे, यहां तो ये संख्यावाचक जो है विशेषण है। थोड़ा दूध लाया हूं, यहां पर ये परिमाणवाचक विशेषण है। किताब के थोड़े पन्ने बाकी है, थोड़े पन्ने, यहां पर भी यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वह खंबा गिर जाएगा, यानी खंबे की विशेषता क्या है? वह, यानी काफी खंबे हैं उसमें से वो गिरने वाला वह खंबा। तो यानी राइट आंसर जो है वो डी होगा। राइट आंसर क्या होगा भाई? डी होगा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न इनमें से उद्धरण चिन्ह का चिन्ह कौन सा है? अधिकतर स्टूडेंट्स 17 लाख में से गारंटीड कह रहा हूं 5 लाख को नहीं पता कि उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब तक सिलेबस का भी नहीं पता है, अब तक सिलेबस का नहीं पता, और बहुत से हार कर पीछे हट चुके हैं, बहुत से अभी तक भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन जिनका है वो बस 26 सितंबर का वेट कर रहे हैं। उसके बाद वो खुल के सांस लेंगे और जीत के साथ सांस लेंगे। उद्धरण चिन्ह जो है ये राशि, वो विस्मयादिबोधक है, ठीक है, प्रश्नवाचक है, तो उदाहरण आप देख सकते हो कौन सा है। कर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए। देखिए, कर्त्री, कृता, कृंत्रा, कृत, तो आंसर देखते ही बनता है और आंसर है कर्त्री। और आपको अगर ये क्वेश्चंस आते हैं
कि सर ये तो पढ़े हुए हैं, बार बार पढ़े हुए हैं सर, बहुत बार पढ़े हुए हैं। इसका मतलब आपने तैयारी अच्छी कर रखी है, न कि ये कि मैंने कोई, क्योंकि आपने लगभग जितने ऑब्जेक्टिव ना जहां कहीं भी मिले वो सब के सब आपने निकाल लिए, तो उसका कुछ फायदा तो आपको होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक पेपर में मुश्किल से 5 या 7% भी अगर नए अच्छे मिल जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। जिसके द्वारा किसी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे लिंग कहते हैं? नहीं, उसे लिंग का बोध होता है। क्या वचन कहते हैं, क्या क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं? देखिए प्रश्न को पढ़िए, जिसके द्वारा किसी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। कि भाई वो एक वचन में है या बहुवचन में है। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप देखोगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा ज्वाला। सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़ और ज्वाला, तो राइट आंसर है ज्वाला। 15वां क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे एक ऑप्शन ये भी डालना चाहिए था, उर्दू भाषा का शब्द है, लेकिन मैंने वो गलती से नहीं डाला है। तो याद रखें दोस्तों, उर्दू जो है अरबी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अरबी, फारसी कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको YouTube पे एक वीडियो करवा रखा है। शब्द क्रम कैसे लगाया जाता है उसका वीडियो भी मैंने आपको करवा रखा है। शिक्षक ने कहा पेन टेबल पर रख दो। अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। शिक्षक ने कहा पेन टेबल पर रख दो। भाषा शिक्षण की यह विधि कौन सी है? समवाय विधि है, द्विभाषी विधि है, ध्वन्यात्मक विधि है या अनुकरण विधि है? प्रश्न बड़ा अच्छा है, लेकिन आंसर तो आपको ही देना है ना? तो आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर अब तक आपने दे दिया होगा। समवाय नहीं है, समवाय है, कुछ मिसप्रिंट हो जाता है। तो राइट आंसर है द्विभाषी, क्योंकि द्विभाषी विधि में ही हम इस प्रकार से सिखाते हैं कि जब दूसरी भाषा का ज्ञान करवाना हो तो हम बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पहले सेंटेंस देते हैं दूसरी भाषा का, है ना? तो द्विभाषी, अनुकरण नहीं करवाया जाता। ध्वन्यात्मक बहुत अलग होती है। समवाय में भी साथ साथ ज्ञान करवाने का हम सीख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर था द्विभाषी। और मैं देखो, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यकीन करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, पर लगभग 173 के करीब वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अब तक, सिर्फ रीड और एसआई को लेकर। मैं फिर कह रहा हूं, शिक्षण विधियों को जो मैंने नोट्स भेजे हैं आपको टेलीग्राम पर, भले ही वो पीडीएफ थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी उसमें से प्रश्न आएंगे। उसमें से प्रश्न 100% आएंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है अपनी मेहनत पे। आपको अपनी मेहनत पे कितना है मैं नहीं जानता, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। तो अनुसंधान विधि का जनक माना जाता है किसको? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को या H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पाठन का आखिर क्या उद्देश्य होता है? मौन पाठन का क्या सतही ढंग से पाठ को खत्म करना? क्या गहन अर्थ ग्रहण करना? क्या बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना? क्या शांति के साथ पढ़ना, इसीलिए मौन वाचन करते हैं? क्या ऐसा है? नहीं साहब, इसका अर्थ होता है गहन अर्थ करना। जब हम किसी चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बड़े ध्यान से किसी चीज को पढ़ते हैं, तब जाकर कहीं हमें लगता है कि हाँ ये मौन वाचन, मतलब तब मौन पठन जो होता है वो क्या कहते हैं, कामयाब होता है। थोड़े दिन पहले किसी ने वाचन और पठन को लेकर मुझे बताया, सर आपकी गलती नहीं निकालना चाहती लेकिन आप वचन का अर्थ होता है। देखिए मुझे पता है क्या अर्थ होता है। वो तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब सामाजिक परिस्थितियों में उलझे हुए होते हैं तो पढ़ाते समय भी हमारा ध्यान थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। आपका भी तो पढ़ते समय हो जाता है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हम कोई बोल कुछ रहे होते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, दिमाग में सही चल रहा होता है, मुंह से शब्द गलत निकल जाता है। तो इसको अन्यथा ना लेवें, और मैंने बुरा भी नहीं माना है जिन्होंने मुझे बताया है। मैं तो कहता हूं भाई मेरे में कोई गलती है तो आप निकाल दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सुधार कर सकूं, है ना। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत क्या है? व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को अभ्यास द्वारा पढ़ाना। व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है साहब, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास ही आ जाती है। खोटी बात कर दी ना। क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अपने आप आ जाती है क्या?
भाई पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, ये बात चलती है सिद्धांत में। व्याकरण को व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाना अपने लगती भी है, नवी से व्यावरण, रचना, प्रबोध वगैरह है ना, नवीन हिंदी व्याकरण लगती भी है। व्याकरण को अभ्यास द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। आवश्यकता क्यों नहीं? आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा डी। किस विधि में बालक आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? बताइए। देखिए, मॉन्टेंसरी, पेस्ट्रोलॉजी, जैक्टॉट या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंख का भी प्रयोग होता है, हाथ का भी होता है, कान का भी होता है। अच्छा, उपयुक्त में से नहीं, इसका मतलब है तो इन तीन में से एक आंसर है, तीनों नहीं हो सकते, उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर अब तक आपने स्क्रीन पे दे दिया होगा। कमेंट बॉक्स में आपसे में से बहुत से विद्यार्थी पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, बल्कि आपको बताना चाहिए कि सर 30 में से इतने सही हुए। मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो आपको फायदा तो हो रहा है, लेकिन आप कमेंट्स नहीं करते, मतलब अच्छा फीडबैक भी नहीं देते। बुरा फीडबैक दुनिया दे देती है, अच्छा फीडबैक नहीं देते ना, वो गलत बात है, आपको बताना चाहिए। सूत्र विधि किस भाषा से आई है? अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या संस्कृत? अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या संस्कृत? सिंपल सी बात है, सूत्र विधि संस्कृत से आई है। मैं तो जानना चाहता हूं 30 में से 28, 29, 30 वाले कितने विद्यार्थी हैं, आप बताइए मुझे। निम्न में से किस शिक्षण विधि में व्याकरण की शिक्षा पृथक से नहीं दी जाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, व्याख्यान विधि। शिक्षा पृथक से नहीं, अलग से नहीं दी जाती, इसका मतलब साथ साथ दी जाती है, और साथ साथ दी जाती है तो एक ही विधि है। कौन सी है भाई? भाषा संसर्ग विधि। कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि। आपने नोटिस कर लिया होगा, अब तक क्लास 16 मिनट की हुई है, किंतु हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं दिनों दिन आपका कम समय वेस्ट करूंगा और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन अब तक पहुंचाने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध और व्याख्यान। आपको पता लग गया होगा कि भाई है तो ए और बी में से। अधिकतर स्टूडेंट इसमें बी ऑप्शन राइट कर देंगे, रंगमंच। मुझे बताइए, आप नाटक शिक्षण करवा रहे हो क्लास के अंदर, अब क्लास में शिक्षण करवाते समय क्या रंगमंच पे जाओगे? क्या रंगमंच बनाओगे? नहीं, ये कक्षा अभिनय होता है, कक्षा में ही अभिनय करवाया जाता है, वही ज्यादा बेस्ट होता है। और आपने देखा होगा बचपन में हम क्या करते थे, मैडम होते थे वो किसी को चंद्रगुप्त बना देते थे, किसी को ध्रुव स्वामिनी बना देते थे, किसी को चाणक्य बना देते थे, और एक तरह से अभिनय करा करा के हाव भाव से वो पढ़ते थे। तो ये कक्षा अभिनय होता है। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको ईमानदारी से इसका आंसर देना होगा। भले ही आप में से बहुत सी बहनें खाना पका रही होंगी अभी, या कोई भी कार्य कर रही होंगे, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ए, बी, सी या डी। और मैं देखूंगा कितने जने देते हैं, और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको देना चाहिए। आप चाहते हो सर आप हमारा हौसला बढ़ाओ, क्यों? सर का हौसला नहीं बढ़ाओगे क्या? सर का हौसला बढ़ाओगे तो 5 वीडियो की जगह 7 मिल जाएंगे, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि, राइट आंसर क्या था? प्रत्यक्ष विधि होती है, उसमें हमें दूसरी भाषा मतलब मातृभाषा को मध्यस्थ बनाने की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप से, दिस इज एलिफेंट, ये हाथी की तरफ उंगली से इशारा करके दिखाते हैं एलिफेंट है, बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है एलिफेंट है। मातृभाषा को सहयोग के रूप में लेना नहीं पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? आप 5वीं तक स्तर पर जो बच्चों को भाषा सिखाते हो प्राथमिक स्तर पर, उसमें उच्च प्राथमिक भी आ सकता है ना भाषा, उससे तात्पर्य क्या? क्या आप बच्चे को वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना चाहते हो? क्या आप भाषा की व्याकरण सिखाना चाहते हो? क्या भाषा का प्रयोग सिखाना चाहते हो? आखिर क्या सिखाना चाहते हो? भाई आप, सिंपल सी बात है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना नहीं चाहोगे, भाषा को व्याकरण उसको सिखाने से मतलब ही नहीं है। वैज्ञानिक तो बच्चे, वैज्ञानिक तथ्य से भी बच्चे का लेना देना। भाई भाषा का प्रयोग कैसे करें? बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि भाषा का प्रयोग कैसे करें, यही तो सिखाओगे ना। क्वेश्चन सरल हैं मगर पढ़ने के बाद ही सरल हैं, पहले आप आंसर तुक्का नहीं मार सकते। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्यात्मक विकास, भावात्मक विकास, बौद्धिक विकास, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा, मातृभाषा में तीनों का विकास होता है। इसका मतलब ये सभी। गुरुजी मैं तो ये सभी आते तो ये सभी करा। प्रोजेक्ट पद्धति का चरण क्या है? प्रोजेक्ट पद्धति का चरण क्या है? प्रयोजनशीलता, कर्मेंद्रियों लिख दिया, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, या दोनों?
प्रोजेक्ट पद्धति के चरण। अगर आपने पढ़ रखी है, अब आपको जी आप बताओ इसका एक्सप्लेन करो, क्यों करूं मैं एक्सप्लेन? आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपको मतलब देखते ही उत्तर निकलना चाहिए, ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब होता है कि तैयारी क्या होती है। वरना इस बार देखते हैं, अब ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए, सेकंड ग्रेड वगैरह के देखेंगे। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में आखिर क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है भाषा शिक्षण करवाने में? क्या बच्चों का आकलन करती है? क्या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है? क्या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है? या व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है? या व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है? या भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है? देखिए, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में न तो बच्चों का आकलन करती है, न बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, न ही व्याकरण नियम कंठस्थ करवाती है, बल्कि वो भाषा के अलग अलग रूप प्रस्तुत करती है। हम अलग अलग विधाएं पढ़ते हैं, वो अलग अलग रूप प्रस्तुत करती है। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है। जब आप भाषा सीखे जाते हो ना, तो उसके साथ साथ वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है। ये कथन किसका है? भाषा सीख जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल करनी है तो फिर ऑरोरिन वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। तो ध्यान रखना, ये परिभाषा जो है वो चॉम्स्की की है। किसकी है? चॉम्स्की की है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? अपनी बात की पुष्टि। भाई आप भाषा सीख रहे हो या सिखा रहे हो, क्या उद्देश्य होता है उसको पीछे? क्या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना आना चाहिए, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना आना चाहिए, अपनी बात कहना सीखना, या दूसरों की बात समझना सीखना? तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बाकी तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली समाहित हो रहे हैं, और वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है बी। वो ऑप्शन कौन सा है? बी। आप चारों ऑप्शन देखोगे तो आपको पता लगेगा बाकी तीन इसमें ऑटोमेटिकली समाहित हो रहे हैं। तो ऑप्शन जो है वो बी। ये आपके 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 मिनट में आपके अगर लेना चाहूंगा, अगर आपके पास समय हो तो। 22 मिनट 30 सेकंड हुए हैं, 25 मिनट पे क्लास ऑफ कर दी जाएगी। तो आपको 6 पेपर आज मिल चुके हैं। वैसे मैंने 10 पेपर का बोला है, 4 पेपर और आ जाएंगे, और निश्चित रूप से 4 पेपर और आ जाएंगे, 15 से 20 तारीख के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तब तक एक बार शिक्षण वीडियो पे बहुत अच्छी नजर डाल लीजिए। मेरी बात मानिए, शिक्षण वीडियो पे बहुत अच्छी नजर डाल लीजिए, ताकि एक लास्ट पेपर शिक्षण वीडियो का 30 क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के भी हम ले सकें। जितना हो सके हम प्रैक्टिस करें, जितना बन सके। ठीक है, 3-4 दिन जो है वो मैं बाहर रहूंगा बीकानेर से, इसलिए मैं आपको कोई अपलोड वीडियो नहीं दे पाऊंगा। 15 से 20 तारीख के बीच में 4 तो ये मिलने हैं ही, स्वभाव पहले से तय है। 1-2 मनोविज्ञान का है, वो भी पीपीटी तैयार है, तो आपको मिल जाएगी। आपसे निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो करिए। ठीक है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के भी बैच ऑफलाइन स्टार्ट बहुत जल्द करेंगे अपन, आपका रीट पेपर के तुरंत बाद। और ऑफलाइन बैच की एक बात ही अलग होती है, लेकिन ऑनलाइन भी मैं सुविधा दूंगा। आप बस एक बार रीट का अच्छा पेपर कीजिए। कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा सा बढ़ गया ना, तो इधर रीट में ज्वाइनिंग हुई और तुरंत 2-3 महीने बाद आपकी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब मिला नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिला, और जिस दिन मिलेगा उस दिन थर्ड सेकंड फर्स्ट तीनों की तीनों ग्रेड मिल जाएंगे। बस कॉन्फिडेंस रखिए और जुड़े रहिए नरेंद्र दान चारण निशुल्क हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य क्लासेस से। अगर आपका साथ रहा तो बहुत जल्द हम राजस्थान जीके और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पेपर है, उन पर भी हम अच्छे वीडियोस बनाएंगे, टीचर्स की पूरी टीम लगाएंगे। आप बस पढ़िए, बाकी आपको हर तरह का सहयोग मिलता रहेगा। थोड़ी बहुत जो कमी रहती है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।